बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें, ताकि आने वाले समय में हम और भी बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और हाल ही में किसके कार्यान्वयन की घोषणा हुई है? पहला प्रश्न आपके लिए। तो कवच 2.0, कवच 3.0 और कवच 5.0। तो अभी जो है, जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने मुंबई के उपनगरी में ट्रेन यात्रा को बेहतर बनाने के लिए कवच 5.0 को कार्यान्वयन के लिए घोषणा की है। अब कवच क्या है? तो ये एक प्रकार की स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है और इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम व्याख्या को देखते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो गया। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मुंबई की उपनगरीय ट्रेन यात्रा को बेहतर बनाने के लिए कवच 5.0 प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की है। यह प्रणाली स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी एटीपी, ऑटोमेटेड ट्रेन सेफ्टी प्रोटेक्शन प्रणाली का अगला संस्करण है। कवच 4.0 वर्तमान में भारत के विभिन्न हिस्सों में कार्यान्वित किया जा रहा है और कवच 5.0 की मदद से ट्रेनों की संख्या में 30% तक वृद्धि होने की संभावना है। कवच 5.0 है क्या? तो कवच 5.0 विशेष रूप से मुंबई उपनगरीय रेल के लिए विकसित की जा रही है। इसका विकास दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह प्रणाली सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही साथ ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। कोलिजन क्या है? मतलब टक्कर। जैसे एक ही पटरी है और इस पर दो ट्रेनें आ रही हैं और वो क्या कर रही हैं कि एक ही पटरी पर आ रही हैं, तो ये डिवाइस जब लगा रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोलिजन के लिए सिस्टम लगाया जाएगा। इसे हम एंटी कोलिजन सेंसर भी कहते हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित रहेगा और ये सिग्नल जब यहाँ से भेजेगा और फिर वापस आएगा तो ये इसकी स्पीड जो है, मान लीजिए ये चल रही है ट्रेन इधर को, तो ब्रेक लग जाएगा और ये टक्कर होने से बच जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया में भी आप देखे होंगे बहुत सारा जो जहाँ पर जैसे एलिवेटेड क्रेन होती हैं, ठीक है, जिससे हैवी वेट्स के वजन उठा करके सामान जो है एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाया जाता है, तो उसमें भी एंटी कोलिजन सिस्टम लगाया जाता है। वही सिस्टम ट्रेनों में भी अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो कवच जो है टक्कर रोधी विशेषताओं के साथ एक कैब सिग्नलिंग ट्रेन नियंत्रण प्रणाली है, जिसे अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन किसे विकसित किया है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO द्वारा 3 भारतीय अनुबंधकारों के सहयोग से तैयार किया गया है। कवच प्रणाली के बारे में बात करें तो कवच को अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन यानी RDSO द्वारा 3 भारतीय विक्रेताओं के सहयोग से विकसित किया गया है। यह टक्कर रोधी क्षमताओं के साथ एक कैब सिग्नलिंग ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य प्रतिकूल मौसम के दौरान भी ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करना है। कवच को भारत की राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में नामित किया गया है। यह सुरक्षा अखंडता स्तर 4 मानकों को पूरा करता है। कवच प्रणाली की तैनाती में 3 महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। तो सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID तकनीक को ट्रैक में एकीकृत किया गया है। RFID विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग
करके किसी वायरलेस डिवाइस को से सूचना को स्वचालित रूप से पहचानता है। इसके लिए भौतिक संपर्क या दृष्टि की रेखा की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा क्या है, तो ड्राइवर का केबिन यानी लोकोमोटिव। RFID रीडर एक कंप्यूटर और ब्रेक इंटरफेस उपकरण से सुसज्जित है। अंततः रेलवे स्टेशनों पर टावर और मॉडेम सहित रेडियो अवसंरचना स्थापित की जाती है। अब ये देखिए, जो कवच सिस्टम है RFID है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के सिद्धांत पर काम करती है। ये वही सिस्टम है जिस पर आपका फास्टैग काम करता है, फास्टैग। ठीक है, तो ये भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। पहले आप लोग देखे होंगे, जो एंटीना आता था कुछ इस प्रकार का होता था। एक लंबा सा रॉड रहता था और इसमें जो है इस तरीके से रहता था और ऐसे ऐसे एंटीना लगा होता था। एक आदमी उसको सिग्नल मिलाता था और उसके ज़रिए जो है आपका टीवी सिग्नल प्राप्त करके चित्र दिखाता था, वीडियो दिखाता था। तो इस पुराने वाले एंटीने में कौन सा सिग्नल यूज किया जाता था, तो यहाँ पर इंफ्रारेड यूज किया जाता था। ठीक है, जो आपके रिमोट में भी यूज होता था। तो इंफ्रारेड की खासियत होती है, ये सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन वहीं बात करें रेडियो फ्रीक्वेंसी की, तो ये सीधी रेखा में गमन न करके कहीं भी गमन कर सकती है। ठीक है, इसीलिए आजकल देखते होंगे कि जब आप सेल फोन लेकर के आप कहीं ऐसे कमरे में भी घुस जाते हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, या रजाई में भी घुस जाते हैं, तो वहाँ पर भी सिग्नल पकड़ता है। तो उसके खासियत यही है कि अभी जो नेटवर्क्स काम करते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, तो इसलिए ये कारगर साबित हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बोहाग बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बोहाग बिहू जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, ये मुख्यतः जो है असम का त्यौहार है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए, बोहाग बिहू 2025 जिसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, यह एक असम का प्रमुख त्यौहार है जो 14 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 20 अप्रैल 2025 तक मनाया जाएगा। यह असमिया नववर्ष और वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जो कृषि और सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव है। इसके तिथि की बात करें तो 14 अप्रैल 2025 को शुरुआत हुई है और 20 अप्रैल 2025 तक चलेगा। बोहाग बिहरो यानी गाली बीह या खात बीह असमिया कैलेंडर के पहले महीने बोहाग की शुरुआत को चिन्हित करता है और यह बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह त्यौहार कृषि कार्यों की शुरुआत, नए जीवन और समृद्धि का उत्सव भी माना जाता है। तो बोहाग बिहू के 7 दिनों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे गोरू बिह, मनुह भी है, गोसाई बिहू, कुटुम बिहू, मेला बिहू और सरा बिहू। तो ये 7 अन्य नाम हैं। यहाँ पर बिह शब्द की उत्पत्ति बिसु से हुई है, जिसका अर्थ है शांति के लिए पूछना है, जबकि सेंगाली शब्द की उत्पत्ति रोग से हुई है, जिसका अर्थ खुशी और उत्सव मनाना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। दोस्तों, थोड़ी आवाज़ भारी लग रही होगी, असल में गला अभी तक सही नहीं हुआ है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो उत्तर प्रदेश को देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने के लिए अभियान की घोषणा कब की गई है? तो अभी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जीरो पॉवर्टी स्टेट यानी गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने की महाअभियान की शुरुआत की गई है। और ये कब की गई है? तो 14 अप्रैल 2025 को इसकी घोषणा की गई है। और 14 अप्रैल विशेष दिन है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 14 अप्रैल।
ठीक है। चलिए व्याख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दलित नेता BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। जब हमारा UN द्वारा SDG की घोषणा की गई तो उसमें सबसे पहला यही है जीरो पॉवर्टी, यानी पैसा आएगा तभी हम आगे के क्रियाकलाप संचालित कर सकेंगे। तो SDG 1 का जो विषय है वो भी यही है, जीरो पॉवर्टी। उत्तर प्रदेश को देश का पहला जीरो पॉवर्टी स्टेट यानी गरीबी मुक्त प्रदेश बनाने का महाअभियान शुरू हो चुका है। इसी को लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश को 1 वर्ष में जीरो पॉवर्टी स्टेट बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें प्रत्येक गांव में 20 से 25 निर्धनतम परिवारों का चयन किया जाएगा और उन्हें गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर कुमुदिनी लाखिया का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुमुदिनी लाखिया ये क्या है? प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है, यानी कथक नृत्य करती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये कोरियोग्राफर भी हैं। अब ये पूछ रहा है कि इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो इनका संबंध प्रश्न में ही छुपा हुआ है, तो कथक से है। चलिए अगले प्रश्न व्याख्या की बात करें तो प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना और कोरियोग्राफर कुमुदिनी लाखिया का हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और उनका जन्म 17 मई 1930 को हुआ था। उन्हें उनके द्वारा किए गए नृत्य और कोरियोग्राफी के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से फिल्म उमराव जान में उनकी कोरियोग्राफी के लिए उन्हें जाना जाता है। उन्हें 1987 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण और 2025 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आगामी एग्जाम के लिए। कथक नृत्य की बात करें तो कथक भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा या कहानी कहना। यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तरी भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। साथ ही साथ कथक 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान विकसित हुआ और वाजिद अली शाह के संरक्षण में इसे एक प्रमुख कला के रूप में प्रस्तुत किया गया। और इसकी एक प्रमुख खासियत भी है, ये पूरे 360 डिग्री रोटेट होता है। ठीक है, तो चलिए कथक से संबंधित प्रमुख घराने की बात करें तो लखनऊ घराना, जिसमें प्रमुख रूप से ठुमरी गायन और भावा व्यक्तियों की विशेषता होती है। जयपुर घराना, इसमें राजस्थानी परंपराओं का प्रमुख योगदान है। बनारस घराने की बात करें तो इसे जानकी प्रसाद घराना भी कहा जाता है। लखनऊ घराना, इस घराने के प्रमुख कलाकारों में श्री बिंदादिन महाराज, कालिका प्रसाद जी और श्री अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? तो ये तो आम बात हो गई कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संबंधित है। और ये अनुच्छेद 21 बात करें फंडामेंटल राइट्स में तो ये सबसे विस्तृत होता जा रहा है। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छ वायु, स्वच्छ पेयजल के साथ साथ आपको क्या बोलते हैं, आपको जो है उचित वातावरण की भी प्रावधान करता है। तो अभी क्या हुआ है कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम था 2005 नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है और उसे ही इसके तहत जोड़ा गया है।
चलिए बात करते हैं। तो सूचना का अधिकार 2000 अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी कामकाज की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह भ्रष्टाचार को उजागर करने, जनधन योजनाओं में पारदर्शिता लाने और सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने में एक अहम उपकरण है। आरटीआई कानून की धारा 8(1) और जे पहले से ही निजी जानकारी को एक हद तक छूट देती हैं, जिससे निजता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बना रहता है। तो यही इसीलिए ये मामला अभी न्यूज में है। और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जो 2023 में आया था, इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में नागरिकों की व्यक्तिगत डिजिटल जानकारी की रक्षा करना है। साथ ही साथ यह कानून सरकारी और निजी दोनों संगठनों पर लागू होता है जो व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करते हैं। और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी डीपी कानून में आरटीआई कानून की एक अहम धारा हटाई गई है, जो कहती थी कि ऐसी कोई भी जानकारी जो संसद या राज्य विधानसभा को नहीं रोकी जा सकती, जो उसे नागरिकों को से भी नहीं छिपाया जा सकता। तो ये प्रमुख प्रावधान है। अब इसमें एक वाद है, एस पुट्टुस्वामी बनाम भारत सरकार वाद, और इसमें 2017 में निर्णय दिया गया था। तो निर्णय क्या था? यह एक ऐतिहासिक निर्णय था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। इस निर्णय के आधार पर सरकार आरटीआई कानून में संशोधन को निजता की रक्षा के नाम पर सही ठहरा रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो विश्व गला खराब होने की वजह से दोस्तों सही से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। चलिए, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल। तो ये जो है विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बात करें। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया द्वारा 1889 में की गई थी और यह दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक स्नाबेल के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। हीमोफीलिया है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रक्तस्राव विकार है। इसमें शरीर में खून का थक्का बनने की प्रक्रिया बाधित होती है, यानी थक्का नहीं बनता है। इससे मामूली चोट भी अत्यधिक रक्तस्राव का कारण बन सकती है। यह रोग मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है, लेकिन महिलाएं भी इसकी वाहक होती हैं और स्वयं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। हीमोफीलिया दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य जन्मजात रक्तस्राव विकारों के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना है। इसका प्रमुख उद्देश्य है। भारत में हीमोफीलिया की स्थिति की बात करें तो भारत में अनुमानित लाखों लोग हीमोफीलिया पीड़ित हैं, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण इनकी संख्या आधिकारिक रूप से कम दर्ज की जाती है। हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया और अन्य संगठन इस दिशा में जागरूकता और उपचार सुविधाओं के विस्तार हेतु कार्य कर रहे हैं। सरकार भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन और रेयर डिजीज पॉलिसी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उपचार सहायता प्रदान कर रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण खुदरा महंगाई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा है कि कम होने पर चिंता का कारण हो सकता है? तो खुदरा महंगाई जो है कम होने पर चिंता का कारण क्या हो सकता है? तो इससे जो है आर्थिक मंदी का संकेत ये प्रदर्शित करता है, जिससे मांग में कमी और उत्पादन पर असर पड़ सकता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें। तो खुदरा अभी क्या हुआ है कि रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और उसमें खुदरा महंगाई दर कम बताया गया है।
तो खुदरा महंगाई 5.5 यानी 5.5 साल के न्यूनतम स्तर पर बताया गया है। वर्तमान महंगाई दर मार्च 2025 में 3.34% और जो फरवरी में 3.61% थी। इसका मुख्य कारण की बात करें तो खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट, खासकर सब्जियों, अंडों और दालों की कीमतों में कमी आई है। मुख्य वस्तुओं की बात करें तो खाद्य तेल और फल महंगे रहे हैं। और ग्रामीण बनाम शहरी की बात करें तो ग्रामीण महंगाई मार्च में 3.25% और फरवरी में 3.79% थी। वहीं शहरी महंगाई मार्च में हल्का बढ़कर 3.43% हो गई है, जो फरवरी में यह 3.32% थी। खाद्य महंगाई में कमी हुई है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक मार्च में 2.7% के 3 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा है। सब्जियों की कीमतें 7% कम हुई हैं और जो लगातार दूसरे महीने ये जारी है। विशेष गिरावट की बात करें तो मार्च में टमाटर की कीमतों में 35% की गिरावट देखी गई है। अभी देख भी रहे होंगे कितने किसान जो हैं जो प्राइस है उसमें गिरावट हुई है और उससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब यहीं पर दोस्तों सरकार की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है तो ऐसे में जब कोल्ड स्टोरेज बने रहते हैं तो हम टमाटर को स्टोर कर सकते हैं, और जब पैदावार न हो उस कंडीशन में यानी विद आउट ऑफ सीजन कंडीशन में हम मार्केट में उसे ला सकते हैं, जिससे क्या होगा कि टमाटर की सामान्य कीमत बनी रहेगी। लेकिन होता इसके ठीक विपरीत है। किसान जो है देखते होंगे आप, ट्रकों से कहीं कहीं फेंक देते हैं अपने फल मतलब सब्जियों को। और यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें भी हम अन्य प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी समय जो है वो ज़्यादा खरीद करके उत्पादन कर सकते हैं। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आलू की कीमतों में 2.33% की वृद्धि हुई है। राज्यों में महंगाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगाई केरल में है 6.6%, सबसे कम महंगाई दिल्ली में है 1.5% और तेलंगाना में 1.1% है। अन्य राज्यों में उच्च महंगाई बनी हुई है, जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम और हरियाणा में महंगाई 3.3% से ऊपर रही है। सीपीआई की बात करें यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, तो ये मापता क्या है, तो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जैसे खाद्य, परिवहन और स्वास्थ्य आदि को मापता है। कितनी मात्रा में उपभोक्ताओं ने खरीदा। इसके उपयोग की बात करें तो महंगाई का उपभोक्ता स्तर पर माप किया जाता है, जो सीधे उपभोक्ताओं को प्रभावित करता है। मार्केट देखिए दो ही चीज़ों पर निर्भर करता है ना, डिमांड और सप्लाई। तो डिमांड क्या है और सप्लाई क्या रही, इसी को जो है देखते हुए पूरी अर्थव्यवस्था संचालित होती है। WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो यह मापता है कि थोक विक्रेताओं के बीच बिकने वाली वस्तुओं की कीमतें, जैसे कच्चे माल, कृषि उत्पाद आदि। इसके उपयोग की बात करें, थोक स्तर पर महंगाई को मापने का सूचक है, जो अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है लेकिन सीधे नहीं पहुंचता है। हम रिटेलर शॉप से खरीदते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति, एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर कौन सा राज्य बना हुआ है। तो अभी जो है केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति के आधार पर
नामक शीर्षक से प्रकाशित की गई है। तो इसमें जो है कर्नाटक टॉप पर बना हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति, एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024। यह रिपोर्ट यह जांचती है कि राज्य सरकारें अपनी पंचायतों को कितनी शक्ति और संसाधन दे रही हैं। रिपोर्ट के महत्व की बात करें तो पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2005-06 में हुई थी। इसका उद्देश्य था पंचायतों को सशक्त बनाना, पंचायतों में पारदर्शिता और जवाबदेही प्रणाली को मजबूत करना, राज्यों को प्रोत्साहन देना ताकि वे पंचायतों को अधिक शक्तियां और संसाधन दे सकें। इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो रिपोर्ट जो है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने तैयार किया है। रिपोर्ट में कौन शामिल नहीं है? तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं हुआ है, इसलिए ये शामिल नहीं है। और दिल्ली में 1990 में पंचायतें निलंबित कर दी गई थी और चंडीगढ़ में पंचायतें नहीं हैं, वहाँ पर नगर पालिका है, ठीक है, नगर निगम है, सॉरी। आप लोगों को याद होगा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992, और ये दोनों जो है स्थानीय स्वशासन से है और ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है और ये नगर पालिका से संबंधित है। पंचायतों के हस्तांतरण सूचकांक के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में रैंक करने के लिए 6 आयामों और 25 उप संकेतकों का उपयोग करता है। आयाम है रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता वृद्धि और जवाबदेही, ये प्रमुख आयाम हैं। अब इस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं जो अभी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो इसमें 10 शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो सबसे पहले कर्नाटक है, फिर केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। तो ये चारों कोस्टल रीजन ही है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ये आपस में सटे ही हुए हैं, आप इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं। साथ ही साथ कोस्टल राज्य के रूप में महाराष्ट्र भी है, उसे भी आप याद रख सकते हैं। 5वां है उत्तर प्रदेश, 6वां है गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। इसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का स्कोर 50 से अधिक है। IIPA के बारे में बात करें तो IIPA यानी भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक स्वायत्त शैक्षिक संस्थान है जो लोक प्रशासन में शिक्षा और प्रशिक्षण देता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और यह नई दिल्ली में स्थित है।